हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी आप लोगों का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर 360 डिग्री पे। आप लोगों को जैसे जानकारी है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक जो है एनसीईआरटी की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें आज हमारा जो है चल रहा है भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में भी हमने जो है ये जो है इस समय चल रही है कक्षा 9 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक, जिसमें आज इसका जो है लास्ट टॉपिक है। और जो टॉपिक है जनसंख्या, और जनसंख्या भी हम देखेंगे भारत के संदर्भ में। इसमें जो है जो पाठ्यवस्था है कक्षा 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसकी संपूर्ण जानकारी इसमें दी जाएगी, जिसमें जो है जो पाठ्यवस्तु होगी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र की जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पाठ्यवस्तु है वो इसमें ली जाएगी, वो उसमें सारांश रूप में लाई जाएगी। इसमें मेरे 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जो है आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी क्वारी होगी, उनके मैं उत्तर देने की, जो आपके वाजिब प्रश्न होंगे उनको मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप जो है यूट्यूब चैनल में जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें कमेंट कीजिए, आपके जो भी कैसा लग रहा है उसमें आप जो है कमेंट कीजिए। यदि आपके समझ में आ रहा है तो यस, या जो है जो भी आपको लग रहा है वो आप लिखिए। और यदि आप ज़्यादा नहीं लिखिए तो सिर्फ यस ही लिखिए। और यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है, यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लिखिए, नहीं तो जो है समझ में नहीं आ रहा तो नो ही लिख लीजिए। आप लोगों को जो है इसको अधिक से अधिक लोगों तक आप इसको जो है पहुंचाइए। आप लोगों से जो है एक ही रिक्वेस्ट है, 2 रिक्वेस्ट है मेरी। एक जो है आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और एक जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। और ये जो शुरू किया गया है, एक तो कक्षा 9 के जो विद्यार्थी है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी लोग जिस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जो है वनडे एग्जाम है, चाहे वो दूसरे प्रकार के एग्जाम है, चाहे वो जो है स्टेट एग्जाम है, चाहे वो जो है किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम है, वो सभी एग्जामों के लिए जहाँ पर भी ये जो है पाठ्य पुस्तक पूछी जाएगी, जो है भूगोल संबंधित पूछा जाएगा, वहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये जो आप लोग जो है जहाँ पर भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ पर भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे अपनी तैयारी जारी रखें। उसके साथ साथ आप लोगों को ये अच्छे लगते हैं तो आप जो है इसको भी, ये एक जो है कड़ी का काम करेगी आप लोगों के लिए। निश्चित रूप से आप लोगों की सफलता में ये जो है 4 चांद लगाएगी ये। तो आप लोग जो है इसको भी देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक आप इसे शेयर कीजिए। ये जो पाठ्य वस्तु है इसमें इससे पहले हमारे जो 5वां टॉपिक था, भारत की जो है जो प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, वो हमने इससे पहले देखा। और प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी में हमने देखा कि जो प्राकृतिक जो अपने आप जो है बिना मानव हस्तक्षेप के जो वनस्पति उगती है, और वो जो है काफी लंबे समय तक जो है मानवीय प्रभाव से मुक्त रहती है, तो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। उसमें बार बार मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें उसको जो है सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति होगी, वहाँ का जो तापमान और वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो धरातल है, वो प्रभाव डालेगा, वो सबसे ज्यादा जो है प्रभावित करेगा। तो किस क्षेत्र में जो है, तो अभी फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस क्षेत्र में जो है किस प्रकार की जलवायु होगी, किस प्रकार के वहाँ पे प्राणी होंगे, सॉरी किस प्रकार की वनस्पति होगी, किस प्रकार के वहाँ पे प्राणी होंगे, वन्य जीव होंगे। तो जैसे वहाँ पे वनस्पति हो वैसे वहाँ पे जो है जीव जंतु होंगे। और जो है वनस्पति कैसे होगी वहाँ पे, जैसे वहाँ पे जलवायु होगी, जैसे वहाँ का धरातल होगा, धरातल में जो है 2 महत्वपूर्ण चीज है, वहाँ की जो है भूभाग और वहाँ की मृदा। वहाँ का भूभाग कैसा है, वहाँ का भूभाग उबड़ खाबड़ है, वहाँ पे जो है पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे जो है खूब घने जंगल है। तो वहाँ पर जो जीव जंतु होंगे वो उस प्रकार के होंगे। और वहाँ पे जो है समतल भूमि है, वहाँ पे जो उपजाऊ भूमि है, वहाँ पे जो कृषि योग्य भूमि है, तो वहाँ पे जो है उस प्रकार कृषि जो है उस प्रकार की जो है वनस्पति नहीं होगी। और उस प्रकार की वहाँ पे जो है फिर वहाँ पे दूसरे प्रकार वहाँ पे उस जो प्राणी होंगे, जीव जंतु होंगे, वो वैसे नहीं होंगे जो जैसे पहाड़ी क्षेत्र में या जो है वहाँ पे जहाँ पे घने जंगल है
या और जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर जो है जो वनस्पति होगी वो कैसी होगी, वहाँ पे विरल वनस्पति होगी, और उसी प्रकार की वहाँ पे जो है वहाँ पे जीव जंतु भी बहुत कम होंगे। वहाँ पे फिर जो है दूसरा जो फैक्टर है धरातल के अलावा वहाँ पे है जलवायु। तो जलवायु में जो है तापमान और वर्षण, ये जो है दो, तो तापमान तो हमें सूर्य के प्रकाश से ही जो है मिलता है, चाहे जो जीव जंतु को, चाहे जो है पेड़ पौधों को। और वर्षण, तो वर्षा वहाँ पे कैसी हो रही है वो जो है उस चीज़ पे निर्भर करता। तो आप लोगों को ये दो जो है ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो वर्षण है और वहाँ पर जो है धरातल है, ये कैसे हो। धरातल में जो है दो चीज, भूभाग और मृदा, और जो है ताप जलवायु में वहाँ पे तापमान और सूर्य का प्रकाश और वर्षण कैसा है, ये जो है दोनों महत्वपूर्ण फैक्टर है जो इनको प्रभावित करेगा। आज जो है हमारा जो टॉपिक है जनसंख्या, तो जनसंख्या में हम देखेंगे जो जनसंख्या हमारे की जनसंख्या का वितरण कैसे है भारत में, जनसंख्या का आकार कैसा है, जनसंख्या जो है कैसी है, पढ़ी लिखी है, रोजगार कितना है, साक्षरता दर कैसा है, वहाँ पे जो है स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, तो ये सब चीजें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। आंकड़े हमारे पास 2011 के ही हैं, कोई नए आंकड़े अभी तक आए नहीं, नई जो है कोई अभी तक जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 के आंकड़े हैं। तो इन आंकड़ों से हम जो है समझने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2011 तक भारत की जो जनसंख्या है ये जो है 12,106 लाख, यानी ये लाख में बताई गई, लेकिन आप जो है इसको करोड़ में वो देखेंगे तो इसको करोड़ में जब कन्वर्ट करेंगे तो 121 करोड़ की लगभग जो है ये आएगी, 121 करोड़ थी। जो विश्व की कुल जनसंख्या का बताया जा रहा है कि 17.5% है। तो विश्व की जो टोटल जनसंख्या 17.5% हमारे पास है और 82.5% पूरे विश्व के पास है। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि ये जो 121 करोड़ लोग हैं भारत में, ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में। तो भारत के जो पूरा भूभाग जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। तो शॉर्ट में हम इसे जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ही, आप इतने ही वो ध्यान रखिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसको भी आप जो है इसको भी जो है आप ध्यान रखेंगे 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है हमारे जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये लाख में नहीं, 32,87 ये पूरा अपने आप ही हो गए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये लाख में ये है। विश्व के स्थलीय भूभाग का जो हमारे पास टोटल स्थलीय भूभाग उसका 2.4% हमारे पास है। तो इसका जो है 2.4% जो है जो विशाल क्षेत्र में आसपास के रूप में वितरित है। तो ये जो है असमान रूप से, ये जो यहाँ पर है हमारे पास जो है जनसंख्या, ये जो है टोटल जनसंख्या हमारे पास ये असमान रूप से वितरित है। इस पे 2.4% जो हिस्सा है हमारे पास भाग है भूमि का, इस पे समान रूप से वितरित नहीं है, असमान रूप से वितरित है। उसके बहुत सारे कारण हैं कि कहाँ वहाँ की जो है जनसंख्या जो वितरित है, तो वहाँ पर वहाँ की मृदा कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पे जो है उपजाऊ मृदा है कि नहीं है, वहाँ पे जो है भूभाग कैसे है, वहाँ पे जो है ये बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र के कैसे, ये सब जो है उस पर प्रभाव डालेगा। यदि पहाड़ी क्षेत्र हो तो वहाँ पे जनसंख्या तो बहुत कम होगा, मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जो है वर्षा खूब हो रही, उपजाऊ मिट्टी है तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ की कुल आबादी 1990 लाख, यानी ये जो है 19 करोड़ जो है 19 करोड़ इसमें दिखाए गए हैं। तो 19 करोड़ 0.9 जो है लाख आप इसे जो है यानी 20 करोड़ के लगभग अभी जो है वर्तमान में 24-25 करोड़ के लगभग जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हो चुकी है। लेकिन जब तक नए आंकड़े नहीं आते तब तक जो है आप इसको ही ध्यान रखेंगे। तो ये जो है सबसे अधिक जो है जनसंख्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। और सबसे जो है बड़ा जो राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, लेकिन वो जनसंख्या के हिसाब से तो 8वें नंबर पे है और क्षेत्रफल के हिसाब से पहले नंबर पे है। और वहाँ पर जो है जो टोटल जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है वो 5.5% जो है टोटल जनसंख्या का 5.5% राजस्थान में निवास करती है। तो एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। जब आधिकारिक रूप से एक जनगणना की जाती है निश्चित समय में, भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी जो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, और 1881 में से जो है संपूर्ण जनगणना
एक नियमित जनगणना 1881 से की जा रही है, जिसको 10 के जनगणना कहते हैं। 1881 से जो है लगातार संपूर्ण जो है एक नियमित जनगणना, और इसमें 1881 में एक संपूर्ण जनगणना की गई थी और यहाँ से नियमित जनगणना की जा रही है। लॉर्ड रिपन के समय में ये जनगणना हुई थी। इस चीज को भी आप लोग जो है ध्यान रखना, और उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है 1881 से। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो शेष विश्व के पास है 82.5% में हिस्सा, जो ये सारा हिस्सा है 82.5% हिस्सा है, ये पूरे विश्व के पास है। और इसमें से हमारे पास है जो है भारत के पास, वो है 17.5% जो जनसंख्या है। जनसंख्या का जो है 82.5% जो है विश्व के पास है, और 17.5% हमारे पास है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे पास है, और सारे देश के जो है उनके पास 82%। अब यहाँ पे जो है क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखेंगे, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के पास तो क्षेत्रफल टोटल इतना है 2.4%, और 97.6% जो है पूरे विश्व के पास है। फिर तो पूरे विश्व के पास जनसंख्या तो सिर्फ 82% है, 82.5% है, क्षेत्रफल जो है 97% है। और हमारे पास जो है जनसंख्या 17.5% है, और यहाँ पे क्षेत्रफल जो है 2.4% है। तो ये भूमि का जो हिस्सा है हमारे पास, जो भू क्षेत्र है वो 2.4% है। अब जो है नया जो आंकड़े आएंगे वो, क्योंकि भारत जो है जनसंख्या में पहले नंबर पे पहुंच गए हैं, तो उसमें जो है ये 17.5 से भी ऊपर चले जाएगा, 17-18 के बीच में, 18 तक, या 18-17 17.5 से 18 के बीच में कहीं पर भी ये जो है रहेगा, क्योंकि चाइना को जो है भारत ने जनसंख्या में पीछे कर दिया है। अब जनसंख्या का आकार एवं वितरण में देखें तो उत्तर प्रदेश में देश की कुल आबादी, कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करते हैं। तो टोटल जनसंख्या जो हमारे पास भारत में है 16% तो अकेले यूपी में है। और यूपी जो है भी वैसे भी बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी बड़ा है, लेकिन उससे जो है सबसे बड़ा राजस्थान है, तो राजस्थान में उतना। तो दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के जो राज्य है सिक्किम, एक तरफ से तो यहाँ पे 16% यहाँ पे निवास कर रहे हैं, और 20 करोड़ के लगभग जो है कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन सिक्किम में जो है आबादी, सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है, वहां तो करोड़ों में ही, यहाँ पे 6 लाख है। लक्षद्वीप में कहा जा रहा है कि यहाँ पे तो मात्र जो है 64,429 लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर जो है इतने लोग जो है निवास करते हैं टोटल। और भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में बताई जा रही है। आधी आबादी 5 राज्यों में जो है, जो ये 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो ये आप ध्यान रखना कि भारत की जो आधी आबादी सिर्फ 5 राज्यों में है, और 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। तो सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आबादी इसके पास सिर्फ 5.5%, जबकि यूपी के पास 16% आबादी है। और जनसंख्या के हिसाब से हम उसे देखें तो जनसंख्या के हिसाब से 8वें नंबर पे है। तो भारत की जनगणना 2011 की जो है जनसंख्या वितरण यहाँ पे दे रखे। तो यहाँ पे जो जनसंख्या वितरण है, जो 5 राज्य है, ये 5 राज्य यहाँ पे है। 5 राज्य में उत्तर प्रदेश पे 16% जनसंख्या है, महाराष्ट्र में 9% जनसंख्या है, बिहार में 9% है, पश्चिम बंगाल में 8% है, आंध्र प्रदेश में 7% है। और टोटल जो आधा जनसंख्या है, वो आधा जनसंख्या जो है इन जो जितने भी राज्य है, इन राज्यों में निवास करती है। तो ये 2011 के विवरण है। और यहाँ पे जो है अन्य राज्य, मध्य प्रदेश में 6% है, तमिलनाडु में 6% है, राजस्थान में 6% है, कर्नाटक में 5% है, गुजरात में 5% है, ओडिशा में 3, केरल में 3, झारखंड में 3, असम में 3, पंजाब में 2, छत्तीसगढ़ में 2, हरियाणा में 2, दिल्ली में 1, जम्मू कश्मीर में 1, उत्तराखंड में 1, और अन्य जितने भी है उनमें सारे जो केंद्र शासित प्रदेश इत्यादि, उनमें सारे में सब में मिला के 2% है। तो यहाँ पे एक जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या विवरण यहाँ पे है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में,
प्रति इकाई क्षेत्रफल में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग जो है निवास करते हैं वो जो है जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। तो उसके लिए जो है टोटल वहां पे जितने लोग निवास कर रहे हैं और उससे जो है जो क्षेत्र है, तो जिस जिस क्षेत्र का हम निकाल रहे हैं टोटल वहां पे जो निवास कर रहे हैं और कितना वहां पे क्षेत्रफल है उससे उसमें भाग दे देंगे, क्षेत्रफल से उसमें भाग दे देंगे जनसंख्या में, और हमारे पास जो है वहां का जो है जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि जनसंख्या में जो है क्षेत्रफल से भाग देने पे जो है जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व। तो ये आपको भी प्रति इकाई क्षेत्रफल में, 1 इकाई क्षेत्रफल में कितने लोग निवास कर रहे हैं वो जो है जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। केवल ध्यान रखना, केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, यानी भारत जनसंख्या घनत्व में तीसरे नंबर पे है दुनिया में। केवल 2 देश ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व भारत से ज्यादा है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 में 382 है। इस समय कितना बढ़ गया है अभी हमारे पास कोई जो है नया आंकड़े है नहीं है, लेकिन जो है 2011 में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और उसमें भी जो है यदि हम देखेंगे तो सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व, अच्छा यहाँ पे जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, भारत से जो है ये 3 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है बिहार का 1100 सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति किलोमीटर में, तो प्रति किलोमीटर में जो है ये है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में है। तो यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे जो है पथरीला है, यहाँ पे जंगल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है कम उपजाऊ क्षेत्र है, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में और सबसे ज्यादा है बिहार में। तो ये जो है जनसंख्या घनत्व। अब दिल्ली में यदि देखेंगे, ऐसे यदि दिल्ली देखें तो दिल्ली में तो 11,000 से भी ज्यादा है। और पश्चिम बंगाल में जो है इसके बाद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है दूसरे नंबर पे। तो पश्चिम बंगाल में जो है 1028 के लगभग है। और उत्तराखंड में देखें तो 189 है, उत्तराखंड में 189 है जनसंख्या घनत्व। तो ये जो है आप आंकड़े इनको ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के हिसाब से यहाँ पे राज्य दे रखे हैं और किन राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो यहाँ पे है कि 250 से अधिक किन राज्यों में है, 250 से अधिक। तो 250 से अधिक है यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और यहाँ पे 250 से कम, 250 से कम जहाँ पर है, तो ये 250 से कम में है जम्मू कश्मीर। यहाँ पे जम्मू कश्मीर दोनों को दिखाया गया है, यहाँ पे जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये जो है 2011 की जनगणना है। 2011 की जनगणना के बाद ही जो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हुए हैं, 2 यूटी बनी है। तो ये जो है 2019 में बने हैं, तो उसे 2011 के आंकड़े हैं। इसमें एक और है कि जो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश से भी जो आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था तेलंगाना 2 जून 2014 को, तो वो जो है ये भी जो है पूरा आंध्र प्रदेश दिखाया गया, तेलंगाना अलग नहीं दिखाया गया क्योंकि ये आंकड़े 2011 के हैं। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और मेघालय है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये जो है और सिक्किम, ये अधिक से अधिक पहाड़ी राज्य है। और कुछ जो है यहाँ पर जो है राजस्थान में भी जो है विषम परिस्थिति है, यहाँ पर भी जो है जनसंख्या न, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी यही है। उसके बाद जो है 251 से 500 के बीच में जो जनसंख्या घनत्व है, तो यहाँ पे 251 से 500 के बीच में, तो यहाँ पे जो है गुजरात है, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो ये वाले क्षेत्र इसमें दिखाई, उड़ीसा, झारखंड इत्यादि, और असम। और 501 से 750, तो 501 से 750 जो है तमिलनाडु है। और यहाँ पे जो है पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, ये कुछ राज्य हैं। और उसके बाद जो है जो हमें ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण है, 750 से 1000
सबसे कम 250 से कम वाले वो ध्यान रखिए आप लोग। और जो है यहाँ पर जो है सबसे अधिक वाले और तो बीच में आ जाएंगे। तो 750 से 1000 के बीच में, 750 से 1000 के बीच में। तो यहाँ पर जो है ये उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो है दिखाए गए हैं, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश दिखाए गए हैं। और यहाँ पे जो है ये इसकी जनसंख्या 750 से 1000 के बीच में है। और इसके बाद 1000 से अधिक जहाँ पे जनसंख्या घनत्व है ये है बिहार और पश्चिम बंगाल और यहाँ पे दिल्ली। ये 1000 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व में जो है पश्चिम बंगाल है, बिहार है और दिल्ली। तो यहाँ पे जो है देख लीजिए नोट में, आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो ये 29वां राज्य बना है तेलंगाना 2 जून 2014 को। और 2 जून जो ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, तो हैदराबाद को जो है 10 साल के लिए उनकी जो है संयुक्त राजधानी रखी गई है, 10 साल के लिए, यानी 2 जून 2024 से अब आंध्र प्रदेश की अलग से नई राजधानी वो बनेगी, आंध्र प्रदेश की राजधानी। तो बीच में ये भारत अमरावती है या कहाँ पे बनती है, तो 10 साल तक ही इनकी संयुक्त राजधानी रह सकती थी। 5/8/2019 को, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया। तो ये जो है ये इस समय इनका विभाजित हुआ है। तो ये जो है एक साथ ही दिखाए गए हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पे बिहार और पश्चिम बंगाल और दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व जो है हमारे जो ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल, मेघालय और नागालैंड, मिजोरम में जो पूर्वोत्तर वाले राज्य है इनमें भी है, ये भी अधिक से अधिक है। अब यहाँ पे है कि जनसंख्या, तो किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। और क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों को विरल जनसंख्या के लिए जो है उत्तरदायी है। तो जो है वहाँ की जो प्रतिकूल, वहाँ की जो जलवायु अवस्थाएं वहाँ पे अनुकूल है, प्रतिकूल है। तो ये जो है जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों को विरल, वहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व कम है, ये इसके लिए जो है क्या है उत्तरदायी कारक है। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। असम और जो प्रायद्वीपीय भारत के जो है अधिकांश राज्य है, इनका जनसंख्या घनत्व मध्यम है। असम में भी जो है कम जनसंख्या घनत्व नहीं, बहुत कम नहीं है, 250 से कम नहीं, यहाँ पे जो 250 से ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है कि असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, ये उसे जो है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र के मैदान है, वहाँ पे सिंचाई सिंचित क्षेत्र है, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। पहाड़ी कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। तो क्या क्या चीजें जो है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कर रही है, ये जो है ये महत्वपूर्ण बातें जनसंख्या घनत्व को प्रभावित कर रही है। उत्तरी मैदान भाग एवं दक्षिण केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। अब यहाँ पे जो है जो उत्तरी मैदान, यहाँ पे जो है केरल वाला हमने नहीं देखा, केरल वाला यहाँ पे जो है केरल जो यूपी की स्थिति है 750 से 1000। तो यहाँ पर यूपी नहीं, केरल भी है। तो ये जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि केरल की जनसंख्या घनत्व भी जो है 750 से 1000 के बीच में है 2011 के आंकड़े के अनुसार। तो ये जो है आप थोड़ा सा इसको भी नोट कीजिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तरी मैदान में जो है उत्तर प्रदेश वाला, केरल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व अधिक है और अधिक जो है 750 से 1000 के बीच में वहां पे है। तो केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है। तो इसलिए वहां पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। जनसंख्या में परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं से, अब जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है 3 प्रक्रियाओं से होते हैं। एक तो जन्म से, एक मृत्यु से, एक प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होते हैं। इन तीनों का जो आपसी संयोजन है, जन्म दर, मृत्यु दर और जो है प्रवास, इन तीनों के कारण जो है जनसंख्या में परिवर्तन आता है। कहीं की जनसंख्या में परिवर्तन आएगा तो इन तीनों के कारण, वहां पे जन्म दर कैसी है, वहां की मृत्यु दर कैसी है और वहां पर प्रवास कैसा है। अब जन्म दर, हमारे यहाँ तो जन्म दर में कोई कमी नहीं है, जन्म दर उच्च है। मृत्यु दर कम है। और प्रवास भी यहाँ पे जो है
प्रवास, एक तो प्रवास हो गए कि कोई जो है हमारे यहाँ से कहीं जा रहा है, और एक है कि दूसरी जगह से हमारे यहाँ कोई आ रहा है। तो हमारे यहाँ से जाते तो बहुत है, लेकिन आते जो है कम है। आते जो है कुछ ही देशों जैसे बांग्लादेश या जो है जो पड़ोसी हमारे देश है वहीं से ही प्रवास करते हैं। तो कोई खास नौकरी पेशे के लिए यदि यहाँ पे प्रवास नहीं होते, तो ये तीन महत्वपूर्ण कारक जो है इसको प्रभावित करते हैं कि जनसंख्या में परिवर्तन इन तीनों कारणों से ही प्रभावित होती है। ये तीन कारण है कि इससे जनसंख्या में परिवर्तन आता है। अब वो तीनों जो कारक है, उन तीनों कारकों में जैसे मान के चले कि कहीं पे जो है जन्म जो है, वहाँ की जनसंख्या पहले है 100, वहाँ पे जो है जो वहाँ पे जन्म हुए हैं बच्चों के, तो जन्म दर जो होती है 1000 बच्चों पे कितने 1000 व्यक्तियों पे कितने जीवित बच्चों ने जन्म दिया है, तो वो जो है जन्म दर वो कहलाती है। तो मान के चले कि 100 पे वहाँ पे जो है 4 बच्चों ने वहाँ पे जन्म दिया है, ये हो गए 104, 4 ने वहाँ पे जन्म लिया है। वहाँ पे जो है 3 वहाँ पे जो है मृत्यु दर, वहाँ पे जो है उस साल के अंतर्गत 3 लोगों की मृत्यु हुई है, तो 3 वहाँ पे जो है मृत्यु हो गई है, ये माइनस में हो जाएगा, ये 104 हो जाएगा, जो है यहाँ से माइनस हो जाएगा। और इधर प्रवास, तो प्रवास जो है पता लगा कि एक व्यक्ति ने वहाँ से प्रवास किया है, तो प्रवास किया है तो वहाँ की जो है जनसंख्या 104। और लेकिन जो है प्रवास वो किस प्रकार के प्रवास है, प्रवास दो प्रकार के होंगे, एक आंतरिक प्रवास होगा, एक बाह्य प्रवास होगा। आंतरिक प्रवास होगा तो आंतरिक प्रवास में जो है अपने ही राज्यों के अंतर्गत प्रवास होगा, अपने देश के अंतर्गत ही प्रवास होगा, वहाँ की जो है जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिर्फ उस क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन आएगा। और बाह्य प्रवास होगा तो उसमें जो है व्यक्ति दूसरे जगह जा रहे हैं अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में, तब जो है वहाँ की उस देश की जनसंख्या में परिवर्तन आएगा। तो प्रवास किस प्रकार के प्रवास है, और फिर प्रवास जो है फिर जो है कोई व्यक्ति, हम यहाँ से जो है भारत से कितने व्यक्ति जो है बाहर प्रवास किए और कितने व्यक्ति जो है फिर वापस आए, तो सारा टोटल जो है जोड़ करके जितने जो है यहाँ से गए उसको घटा करके, जितनी मृत्यु हुई उसको घटा करके फिर टोटल उस जो है वहाँ की जनसंख्या निकलेगी कि उस वर्ष एक जो है वर्ष में जनसंख्या में कितनी वहाँ पे वृद्धि हुई है, और फिर उसी प्रकार से हम 10 वर्ष की जो है जनसंख्या वृद्धि वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया में हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि, हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। 10 वर्ष के भीतर जो है, तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ पूछा जाए कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होगा, 1 वर्ष के भीतर होगा, तो किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्ष के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में, तो एक समय निश्चित समय अंतराल में वहां के निवासियों की संख्या में क्या परिवर्तन आ रहा है। इस प्रकार के परिवर्तन को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। एक है सापेक्ष वृद्धि और दूसरा है प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। अब सापेक्ष वृद्धि और प्रतिशत परिवर्तन, तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटा देते हैं, जैसे जो है 2001 की जो जनसंख्या थी उसको 2011 की जनसंख्या से घटा दिया। मान के चले कि पहले की जनसंख्या हमारे पास 100 थी और बाद की जनसंख्या 110 थी, तो 110 में से 100 घटा दिया तो 10 आ गई। तो यही कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना जनसंख्या से घटाकर उसे प्राप्त किया जाता है, उसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है, इसे निरपेक्ष वृद्धि भी कहा जाता है। तो जो पहले की जनसंख्या थी उसमें से जो है बाद की जनसंख्या से जो है घटा दिया जाता है और उसे जो है निरपेक्ष वृद्धि भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है जनसंख्या भारत में कुल जनसंख्या 1901 से 2011 जनसंख्या 10 लाख में जो है यहाँ पे दे रखे है। तो यहाँ पे जो है 10 लाख में दे रखा है
ये 1901 की जनसंख्या। सबसे पहले आप देखिए 1901 की जनसंख्या यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे जो है ये 10 लाख के हिसाब से दे रखे है, तो हमें जो है इसको करोड़ में जो है बदल देंगे। तो यहाँ पे 1901 में है 23 करोड़। 1911 में जो है यहाँ पर जो है 25 करोड़, यहाँ पे 25 करोड़। और यहाँ पे जो है 1911 से 25 करोड़, 1911 से 1921, तो यहाँ पर भी 25 करोड़ है, 25। तो यहाँ पर जो है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई, बल्कि यहाँ पे जो है जनसंख्या घटी है। यहाँ पे जो है जनसंख्या जो है स्थिर रही। यहाँ पे जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे जो है वृद्धि नहीं हुई। तो 1900 जो है 11 से 1921 के बीच में यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि नहीं देखी गई। बहुत सारे कारण थे, बहुत सारी जो है उस समय बीमारियां, इस समय जो है अकाल इत्यादि भी पड़े हैं, तो इसका जो है प्रभाव पड़ा है और यहाँ पे जो है जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है। तो जनसंख्या तो वृद्धि, लेकिन यहाँ पे मृत्यु दर बहुत ज्यादा रही होगी, उसके कारण जो है जनसंख्या यहाँ पे जो है नहीं बढ़ी है। और आज जो है हम जब जैसे भारत आजाद हुआ है, तो यहाँ पे जो है 1931 में यहाँ पे जो है 27 करोड़ है, 25 से यहाँ पर बहुत कम जो है वृद्धि हुई है। यहाँ पर जो है फिर 1941 में यहाँ पे जो है 31 करोड़, 4 करोड़ की वृद्धि हुई है। 1951 में यहाँ पे जो है 36 करोड़, तो यहाँ पे जो है 5 करोड़ की वृद्धि हुई है। 1961 में यहाँ पे 43 करोड़, यहाँ पे जो है 7 करोड़ की वृद्धि हमें दिख रही है। यहाँ पे जो है 1971 में 54 करोड़, तो यहाँ पे जो है 11 करोड़ की वृद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है इस दशक में। 1981 में 68 करोड़, तो यहाँ पे जो है 8 6 14 करोड़ की यहाँ पे वृद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है। और 1991 में 84 करोड़, तो 68 करोड़ से जो है 70 14 16 करोड़, 68 70 से जो है यहाँ पे 16 करोड़ की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे जो है 102 करोड़, 2001 में 102 करोड़, तो यहाँ पे जो है 16 और 2 18 करोड़ की वृद्धि। और यहाँ पे जो है 121 करोड़, तो 21 यानी 19 करोड़ की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो प्रत्येक दशक में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वृद्धि कितनी है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 2 करोड़ की वृद्धि है, यहाँ पर जो है कुछ भी वृद्धि नहीं है, यहाँ पर फिर 2 करोड़ की वृद्धि है, यहाँ पे 4 करोड़ की वृद्धि है। तो इस समय 1921-11 से 21 के बीच में कि हमारे पास जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है। और यहाँ पर जो है हम जब देख रहे हैं तो 1900 यहाँ पर जो है 2 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, 1900 जो है 51 में यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है 41 से 31 और 6 5 करोड़ की वृद्धि है यहाँ पे। तो 5 करोड़ की वृद्धि है, तो 5 करोड़ जैसे जो है हमें आज़ादी मिली यहाँ पे 1947 में, और 1950 में जब जनगणना की गई तो 31 और 6 5 और यहाँ पे 7 करोड़, तो यहाँ पे 5 करोड़ फिर 7 करोड़ फिर 11 करोड़ 14 करोड़ 16 करोड़ 18 करोड़ 19 करोड़, इस प्रकार से जो है बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा स्थिरता आ रही है। यहाँ पे ज्यादा जो है नहीं बढ़ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्थिरता रही, इतनी भी स्थिरता नहीं, बढ़ तो बहुत रही है, लेकिन उस अनुपात में, इस अनुपात में जिस हिसाब से यहाँ से बढ़ रही थी वहां पे थोड़ा सा जो है। तो जैसे हमें स्वतंत्रता मिली, हमें जो है यहाँ पे जब हम गुलाम थे तो बहुत सारी गुलामी थी, हमारे पास जो है खाने पीने के लिए संसाधन जो है, हमारे पास भोजन की भी वो कमी थी, हमारे पास जो है जैसे यहाँ पे 1960 61 यहाँ पे 65 66 में हरित क्रांति आती है, तो हरित क्रांति से हम जो है खाद्यान्न के रूप में जो है आत्मनिर्भर हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है फिर मृत्यु दर यहाँ से जो है हमें स्वास्थ्य इत्यादि सुविधाएं वो मिलने लग जाती है, साक्षरता इत्यादि बढ़ जाती है, तो उसका जो है प्रभाव पड़ जाता है और हमारे यहाँ पे मृत्यु दर कम हो जाती है और जो है जन्म दर यहाँ पे जो है ऊंची रहती है। इस कारण यहाँ पे जनसंख्या काफी, तो जैसे स्वतंत्रता मिले वैसे जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि होने लगे, जनसंख्या वृद्धि बढ़ गई है। अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है जनसंख्या वृद्धि यहाँ पे दिखाई गई है, तो ये जो है प्रतिशत में दिखाई गई है। तो ये जो
पहले जो सापेक्ष वृद्धि दर है कि 2 करोड़ बढ़ी, 3 करोड़ बढ़ी, 7 करोड़ बढ़ी, ये सापेक्ष वृद्धि दर है। और ये जो है ये प्रतिशत में है। तो प्रतिशत में जो है जैसे हमने यहाँ पे 1951 से 61 के बीच में देखी, तो यहाँ पे जो परसेंट वृद्धि दर थी वो 21.64% वृद्धि दर थी। यहाँ पे जो है 1961 से 71 के बीच में देखी तो 24.8% वृद्धि दर थी। 1981 से 71 से 81 के बीच में देखी तो 24.66% वृद्धि दर थी। वहीं जो है फिर हमने 81 से 91 के बीच में देखें तो 23.87% वृद्धि दर थी। तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर जो हमें वो दिखाई दी 1900 यहाँ पे जो है 71 से 81 और 81 से 91 के बीच में यहाँ पे जो है काफी वृद्धि दर दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो है 1961 से 71 के बीच में भी काफी वृद्धि दर दिखाई दे रही है। तो उसके बाद जो है हमें 2001 से 2011 के बीच में यहाँ पे 70.64% वृद्धि दर है। और यहाँ पे जो 1991 से 2001 में है 21.54% वृद्धि दर है। तो यहाँ पर अब यहाँ से जो है ये वृद्धि दर जो है घटी है, जनसंख्या वृद्धि दर जो है यहाँ से घटनी शुरू हो गई है। 1981 के बाद जो है वृद्धि दर कुछ जो है घटना शुरू हुई है। और यहाँ पर वृद्धि दर घटने का मतलब है कि यहाँ पर परसेंट में 17.64% है, लेकिन ये 17.64 ये वृद्धि दर घटी है, परसेंट में घटी है, लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे जो माइनस में गई है, माइनस में नहीं, ये प्लस में ही है। तो तब तक जो है ये जनसंख्या नहीं घटी है, जनसंख्या तो यहाँ वो बढ़ रही, लेकिन हमारे पास जो पहले जो है 24% वृद्धि दर थी वो अब जो है 17.64% वृद्धि दर रह गई है। और धीरे धीरे इसको जो है यदि और घट तब जाके जो है भारतीय जनसंख्या कुछ कंट्रोल होगी। तो यहाँ पर जो है जब तक ये प्लस में, जब तक जो है प्लस में रहेगी तब तक भारतीय जनसंख्या बढ़ती ही रहेगी। कुछ देश होंगे जिनकी जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है माइनस में है, और नहीं तो जो है अधिक से अधिक देशों की जनसंख्या दर जो है वृद्धि जो है प्लस में ही है। तो अब यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जो हमने देखा कि पहला जो है सापेक्ष वृद्धि दर है कि पहले जनसंख्या कितनी थी और उसमें जो नए आंकड़े है वो कितनी हुई है, और नए आंकड़ों में से पुराने आंकड़ों घटा देने से सापेक्ष वृद्धि दर आती है। अब जनसंख्या वृद्धि दर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जो है प्रतिशत में, इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। तो इसका जो है अध्ययन प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, 2% वृद्धि होगी तो 100 व्यक्तियों में 2% 2 व्यक्तियों की वृद्धि है। तो यहाँ पे तो करोड़ों की जनसंख्या हमारी, तो उसमें जो है 140 करोड़ के लगभग जो है अनुमान जो लगाया जा रहा है, तो उसमें कितने जो है वृद्धि, तो 2% पे इतनी है। तो वहां पर हमारे पास तो 17.5% जो है वृद्धि दर है। तो यहाँ पर जो है इसे जो है वार्षिक वृद्धि दर भी कहा जाता है, तो इसे को जो है वार्षिक वृद्धि दर भी कहा जाते हैं। तो 17.64% हमारे पास जनसंख्या वृद्धि दर है इस समय, और ये जो है जो प्रतिशत वृद्धि दर है इसको वार्षिक वृद्धि दर भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि वार्षिक वृद्धि दर क्या है। तो जो प्रतिशत वृद्धि दर है उसे वार्षिक वृद्धि दर भी कहा जाता है, वार्षिक वृद्धि दर उसे कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1951 में 3610 लाख यानी 36 करोड़ से बढ़ करके 2011 में 121 करोड़, तो 121 12,100 लाख जो है ये जो है करोड़ में जब कन्वर्ट करेंगे तो 121 करोड़ हो गई है। 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि नियमित रूप से बढ़ रही थी। तो 1951 से 81 तक नियमित वार्षिक वृद्धि दर जो है नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करते हैं, जो 1951 में जो है 36 करोड़ से बढ़कर 1981 में 68 करोड़ हो गई थी। तो 68 करोड़ हो गई थी 1951 में, 36 करोड़ से सीधे 30 साल में जो है वहां पे 68 करोड़ में पहुंच गई थी, सीधे दुनी हो गई है 30 साल में भारत की जनसंख्या, दुनी से भी ज्यादा। तो जनसंख्या के
भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि का परिणाम एवं दर, इसमें 1981 वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। 1981 से वृद्धि दर जो है धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। अब यहाँ पे जो है थोड़ा जन्म दर में जो है तेजी से जो है यहाँ पे कमी आती है, जन्म दर जो है कम होती है 1981 से जो है। जैसे हमने पहले उसमें देखा कि 1981 में 24.66% थी और 1981 से 91 के बीच में 23.87% रही और 1991 से 2001 के बीच में 21.54% रही और जो है 2001 से 2011 के बीच में 17.64% रही। तो फिर केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतनी जो है लाख की वार्षिक वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पर जो है केवल 1990 में जो यहाँ पर वार्षिक वृद्धि दर इतनी जो है यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पे जो है ये आंकड़े में दे रखा है, यहाँ पे जो है जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है। तो यहाँ पे जो है लाख में बताया जा रहा है। तो ये 1951 के आंकड़े हैं। तो 1951 के आंकड़े जो है यहाँ पर जो जनसंख्या है 1951 में, तो 1951 में वार्षिक वृद्धि दर यहाँ पे 1951 में यहाँ पे जो जनसंख्या है ये 36 करोड़ है और 36 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे जो है वार्षिक वृद्धि दर जो है 1.25 है। 1961 में 43 करोड़ यहाँ पे जो है वार्षिक वृद्धि दर 1.96% और यहाँ पे जो है 1971 में 54 करोड़ और 2.20% वार्षिक वृद्धि दर। 1981 में 68 करोड़ और यहाँ पे जो वार्षिक वृद्धि दर है 2.22%। 1991 में 84 करोड़ और यहाँ पे जो है जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 2.16% है और 2001 में 102 करोड़ और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो वार्षिक वृद्धि दर है 1.97% और 2011 में जो है 121 करोड़ है, यहाँ पे वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। तो यहाँ पे जो वार्षिक वृद्धि दर है जनसंख्या ये पहले जो है यदि हम देखें 1951 में 1951 में यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो है जो वार्षिक वृद्धि दर है 1.25 है और इस समय जो 2011 की जनगणना है इस समय वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। 1.64%। तो यदि ये पूछा जाए कि जो है स्वतंत्रता के समय जो हमारी जो है जनसंख्या वृद्धि दर थी ये 2011 की जनगणना से जो है कम थी या अधिक थी, तो ये जो है 2011 की जनगणना से कम थी 1.25%। लेकिन 51 के बाद हम देखेंगे तो 61 में जो है 1.96% हो गई है क्योंकि हमें जैसे स्वतंत्रता मिली है हमारी जो है जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से बढ़ी है। यहाँ पे जो है 71 में देखेंगे तो यहाँ पे 2.20% हो गई है। 81 में जो है 2.22% हो गई है और यहाँ पे जो है 81 तक वृद्धि दर बहुत ज्यादा रही है। लेकिन 81 के बाद जो है 91 में वृद्धि दर जो है कम हो जाती है 2.16% और यहाँ पे जो है 2001 में 1.97% हो जाती है और घटती है और अब जो है और घट करके 1.64% जो 2011 के आंकड़े हैं तो 1.64% हमारी जो है वार्षिक वृद्धि दर है। इस चीज का आप लोग जो है ध्यान रखना कि वार्षिक वृद्धि दर इस समय इतनी है। अभी जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन तीन मुख्य क्रियाएं जो है हमने जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास हमने पहले भी देखा। तो जो है जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है? जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है वो जो है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है।
एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जाता है। तो जन्म दर कैसे कहा जाता है? एक वर्ष में जो है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जो जीवित बच्चे जो है जन्म लेते हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है? जन्म दर कहा जाता है। अब यहाँ वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, जन्म दर सबसे ज्यादा वृद्धि का घटक है। ये आप लोग ध्यान रखना कि जो जन्म दर है ये जनसंख्या वृद्धि का पहला प्रमुख घटक, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। तो यदि ये पूछा जाए कि जन्म दर भारत में अधिक है, मृत्यु दर अधिक है, तो भारत में जन्म दर जो है मृत्यु दर से ज्यादा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। 1000 व्यक्तियों पे कितने व्यक्ति मर रहे हैं एक वर्ष में, उसे मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का मुख्य कारण है। अब यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि जन्म दर में भी तेज जो है क्या हो जा रहा है, जन्म दर जो है तेजी से बढ़ रहा है, भारत में सबसे ज्यादा है, और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आ रहा है, यानी मृत्यु दर में कमी आ रही है। ये भी है जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि जो है जन्म दर में वृद्धि होना, और दूसरा कारक है मृत्यु दर में गिरावट आना, जनसंख्या वृद्धि का जो है कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि पर वृद्धि दर अधिक हो गई है। तो 1981 में हमने देखा कि जो है जनसंख्या में बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, और 1911 से और 21 तक जो है जनसंख्या में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो है जन्म दर में लगातार गिरावट, जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया। तो उच्च जन्म दर, यहाँ पे कहा जा रहा है उच्च जन्म दर 1980 तक जो है भारत में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट, इसके कारण क्या हो गया कि जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया, एवं इसके कारण में क्या हो गया कि जनसंख्या वृद्धि हो गई है। अब जो है कहा जा रहा है कि जन्म दर में जो है लगातार वृद्धि हुई है और मृत्यु दर में लगातार गिरावट आई है, जिससे जो है भारत की जनसंख्या क्या हुई, बहुत ज्यादा बढ़ी है। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई है। 1981 से अब जन्म दर में गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई, लेकिन जनसंख्या में गिरावट नहीं आई, जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों की जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना को प्रवास कहते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को चले जाना प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक, यानी देश के भीतर, एक तो प्रवास है आंतरिक जो देश के भीतर है, और एक है अंतर्राष्ट्रीय, देशों के बीच में हो सकते हैं। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। आंतरिक प्रवास जो है पूछा जाए कि जनसंख्या आकार में जो है परिवर्तन लाएगा, देश की जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लाएगा, कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, लेकिन एक देश के भीतर की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करेगा। एक देश के जो है भीतर उस क्षेत्र के, जहां से जिस क्षेत्र से उसने जो प्रवास किया वहां के जो है जनसंख्या में ही परिवर्तन आएगा। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जो है प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। तो भारत में जो अधिकतर प्रवास होता है वो कहाँ से होता है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि शहरों में जो है अधिक सुविधाएं है, अधिक रोजगार है, रोजगार के जो है साधन है, तो इसलिए जो है प्रवास होता है। तो ये कहा जा रहा है कि भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होता है। इस चीज को ध्यान रखने की, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का क्या कारण है, तो इसका आप लोग ध्यान रखना कि इसको कहा जा रहा है अपकर्षण। तो ये अपकर्षण कारक प्रभावी है। यहाँ पर अपकर्षण कारक, अपकर्षण कारक मतलब है कि जो है यहाँ पर जो कारण है, यहाँ पर जो है इसे कहा जाता है अपकर्षण कारण, यानी पुश। ग्रामीण क्षेत्रों से जो है शहरी क्षेत्रों की तरफ जो है व्यक्ति प्रवास कर रहा है, तो अपकर्षण यानी पुश जो कारण है ये प्रभावी है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में क्या है, रोजगार है। उस कारण से जो है जो शहरी क्षेत्रों के रोजगार है ये क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ जो है आकर्षित कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। और ये जो है जो प्रवास है, ये प्रवास अच्छा नहीं माना जाता है, ये प्रवास जो है अनुकूल नहीं माना जाता है। ये जो है प्रवास
प्रतिकूल प्रवास जो है, ये प्रतिकूल प्रवास है, ये जो है ऐसे रोजगार की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, अच्छा है। लेकिन यदि जो है हम ये देखें कि जो हमारा जो पलायन हो रहा है उस हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमारे पास रोजगार नहीं, इसलिए हम जो है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जो प्रवास करें, इसे अपकर्षण प्रवास यानी पुश फैक्टर इसे कहा जाता है। और ये जो है प्रतिकूल अवस्था है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अनुकूल अवस्था नहीं, अनुकूल अवस्थाओं से वहां पर जो है प्रतिकूल अवस्थाएं हैं, तो प्रतिकूल अवस्थाओं से जो है अनुकूल अवस्था की तरफ प्रवास हो रहा है, तो इसे अपकर्षण प्रवास कहा जाता है। अब दूसरा प्रवाह है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं रोजगारी की प्रतिकूल अवस्था है तथा नगर का अभिकर्षण। अब जो नगर उसको जो है अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो उसका जो है प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। तो नगर की ओर उसका क्या है, अभिकर्षण। तो नगर की ओर इसका अभिकर्षण, और ग्रामीण क्षेत्र से जो प्रवास है वो हो रहा है, उस प्रवास को जो है क्या कहा जाए, नगर का जो है प्रवास। तो अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाते हैं। तो नगर की ओर उसका क्या है, अभिकर्षण प्रभाव है। ग्रामीण क्षेत्र से जो प्रवास है वो जो प्रवास कहलाता है अपकर्षण, और जो है नगर के जो है तरफ उसका जो प्रवास है वो अभिकर्षण प्रवास कह रहा है। तो ये जो है अभिकर्षण क्यों हो रहा है उसके तरफ, जो है जो ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि है, अच्छे जीवन स्तर है, इसके कारण उसका जो है प्रवास हो रहा है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या आकार को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से भी नगर एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन करता है। अब ये जो है जो प्रवास है, ये जनसंख्या जो हो परिवर्तन का जो कारण है, ये क्या करते हैं कि केवल जो है इसके आकार को ही प्रभावित नहीं करते, वहां की जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित करेगा। ये सिर्फ जो है जनसंख्या कहीं की बढ़ेगी और कहीं की घटेगी, इसको ही प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से भी नगर एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करेगा। अब आप लोग देखते होंगे कि उम्र और लिंग, यानी आप जो है ग्रामीण क्षेत्रों में या घरों में देखते होंगे, तो घरों में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक जो है वहां पर बच्चे मिलेंगे, और वहां पर जो है जो मिलेंगे वृद्ध व्यक्ति मिलेंगे। तो इसने जो है उम्र को प्रभावित किया, और यहाँ पर महिलाएं मिल रही है सब ज्यादा, क्योंकि पुरुष क्या कर रहे हैं, पुरुष प्रवास कर रहे हैं रोजगार के कारण, तो नगरीय क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में फिर नगरीय क्षेत्रों में क्या होगा, वहां पे पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा होगी, और वहां पर जो है पुरुष महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या वहां पे ज्यादा होगी, क्योंकि लिंग को भी प्रभावित किया इसने, उम्र को भी, और वहां पे जो है सबसे ज्यादा कौन होंगे, युवक होंगे। तो शहरों में, ग्रामीण शहरों में जो है प्रवास जो है उम्र और लिंग के दृष्टिकोण से भी नगर और ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करते हैं। तो क्या ये जो है इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हो रही है। अब जो है जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ प्रवास हो रहे हैं, वहां से इससे क्या हो रहा है कि नगरीय जनसंख्या में नियमित वृद्धि हो रही है। और नगरीय जनसंख्या में क्या वृद्धि हो रही है, 1951 में कुल जनसंख्या की 17.9% नगरीय जनसंख्या थी। 1951 में देखें तो 17.29% जो है नगरीय जनसंख्या थी भारत में। लेकिन 2011 में जो है नगरीय जनसंख्या बढ़ करके क्या हो गई है, 31.8% हो गई है। 2000 में नगरीय जनसंख्या बढ़ करके 31.80% हो गई है। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़ करके 53 हो गई। एक दशक में, 10 साल में जो है जो 10 लाख से अधिक वाले नगर थे उनकी संख्या जो है 2001 में 35 थी, लेकिन इसका ही उल्टा 35 को उल्टा 53 हो गए। 2011 में जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या हो गई 53। तो ये जो है इस चीज का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ, नगरीय क्षेत्र की तरफ जो है प्रवास कर रहे हैं। किशोर जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। अब जो किशोर जनसंख्या है, उस जो है जो एक किशोर जनसंख्या है, ये जनसंख्या का कुल जो है जनसंख्या का 5वां भाग है। अच्छा, आयु संरचना के हिसाब से हम यदि देखें तो किशोर किसे कहेंगे, तो किशोर में जो है आएंगे जिसमें जो है
वयस्क जिन्हें कहते हैं, तो 15 से जो बच्चे में आएंगे, बच्चों में आएंगे 15 साल तक के बच्चे जो है, 15 आयु वर्ग के बच्चे जो है बच्चे में आएंगे। और किशोर में आएंगे 10 से जो है 19 वर्ष की आयु वाले बच्चे जो आएंगे, ये आएंगे ये किशोर अवस्था में आएंगे। तो यहाँ पर जो है, और वृद्ध व्यक्ति में आएंगे, वृद्ध में आएंगे 59 से अधिक जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले, ये वृद्ध में आएंगे। तो और वयस्क में जो है 15 से 59 वाले आयु वर्ग के वयस्क में आएंगे, 15 से 59 वाले जो है वयस्क में आएंगे। इससे कम वाले जो है बच्चों में आएंगे। और इसके बाद जो है वृद्ध में आएंगे, 59 के बाद जो है आयु वर्ग वाले वृद्ध व्यक्ति में आएंगे। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास जो जनसंख्या है वो वयस्कों की है। जो वयस्क है यह है 58.7%, यानी 59% के लगभग हमारे पास सबसे ज्यादा वयस्क है। और सबसे ज्यादा जो है जो वृद्ध व्यक्ति है 6.9 यानी 7% के लगभग हमारे पास वृद्ध व्यक्ति है। और बच्चे हैं हमारे पास 34% के लगभग है। तो जो सबसे ज्यादा कमाओ, जो सबसे ज्यादा उत्पादक आयु वर्ग के लोग हैं वयस्क लोग होते हैं। तो वयस्क लोग जो है 15 से 59 वर्ष के आयु के लोग जो है हमारे पास सब ज्यादा है भारत में, और ये सबसे ज्यादा उत्पादनशील व्यक्ति है। और जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो दूसरे पे आश्रित होते हैं, तो उनकी संख्या जो है उतनी नहीं है। तो यहाँ पर जो है भारत युवाओं का जो है युवा देश है इस समय। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। ये जो है हमें ध्यान, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में जो है भारत सरकार ने 1952 में जो है एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है 1952 में, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में जो आई थी, तो इसमें जो है 2000 के हिसाब से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकाकरण, बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने की नीतिगत प्रदान करती है। तो ये जो है कुछ जो है हमारी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। और यदि साक्षर यदि पूछे जाएंगे, साक्षर किसे कहेंगे, तो 7 वर्ष से जो अधिक वर्ष के जो है 7 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं वो जो है साक्षर में आते हैं। तो ये जो है इस चीज का आप जो है ध्यान रखना। और यहाँ पर यदि हम एक और वो देखें, जो हमारा लिंग अनुपात है, तो लिंग अनुपात जो है भारत में क्या है, तो भारत में लिंग अनुपात के हिसाब से देखेंगे तो भारत में लिंग अनुपात है 1951 में जो है जो लिंग अनुपात था वो था 946, और 1961 में 941 था, 1971 में 930 था, 1981 में 934 था, 1991 में 929 था, 2001 में 933 था, और जो 2011 की जनगणना के हिसाब से है तो ये है 943 है। लिंग अनुपात 1000 व्यक्ति पे जो है 943 महिलाएं हैं। तो 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं। तो जो है लिंग अनुपात 943 है। सबसे कम जो है हम लोगों को पता है कि हरियाणा में है लिंग अनुपात। तो हरियाणा पे जो लिंग अनुपात है सबसे कम है 779 है हरियाणा में। केरल में सबसे ज्यादा है 1084, और पांडुचेरी में भी ज्यादा है 1000 जो है 38 है, और तमिलनाडु में 935 है, उत्तराखंड में जो है 963 है। तो ये जो है इस चीज का आप लोग जो है थोड़ा ध्यान रखना। साक्षरता में देखेंगे तो साक्षरता में जो है जब हम जो है हमें स्वतंत्रता मिली तो भारत में साक्षरता दर जो है 18% थी, और 2011 में जो साक्षरता थी तो टोटल साक्षरता 74%, 74 जो है 0.4% थी। 74% जो है पुरुष जो है 82% साक्षर थे, 82.14%। महिलाएं जो है 65.46%। और केरल जो है सबसे सबसे ज्यादा साक्षर राज्य था, जो केरल में 93.91%। लक्षद्वीप में जो है 92.28%, और सबसे फिर मिजोरम में भी जो है 91% थी, 91.58%। और सबसे कम जो है साक्षरता दर थी बिहार में। तो बिहार में जो है 61.8% जो है साक्षरता थी। तो ये जो है साक्षरता के हमने जो है यहाँ पर साक्षरता के भी कुछ आंकड़े वो देख लें, इनको भी जो है आप लोग जो है ध्यान रखना।
उसके बाद जो है स्वास्थ्य के हिसाब से हम देखें तो स्वास्थ्य के हिसाब से जो है 1991 में जो है मृत्यु दर 1991 में जो मृत्यु दर थी वो प्रति 1000 पे 25 थी। 2011 में घट करके जो है 7.2 रह गई है। और औसत आयु जो है 1951 में जो औसत आयु थी 1951 में वो 36 पॉइंट जो है 36.7 वर्ष यानी 37 वर्ष थी। लेकिन इस समय जो औसत आयु है वो है 67.9 वर्ष 2000 जो है 12 के आंकड़े के हिसाब से, तो 69.9 वर्ष यानी 70 वर्ष 67.9 वर्ष। तो ये जो है 68 वर्ष के लगभग जो है हमारी औसत आयु है, प्रति व्यक्ति जो है इतना जीता है। और जो है स्वतंत्रता के समय हमारी जो है 36.7 वर्ष थी। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, जो है 36-37 तो उस समय जो है मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। और ये जो है कुछ महत्वपूर्ण, तो ये जो है आज ये टॉपिक जो है यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। ये जो है सारे एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण है और आप लोग जो है इसको अधिक से अधिक जो है आप लोग इसको शेयर कीजिए। और कल से हम जो है एनसीईआरटी क्लास 10 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक देखेंगे। तो इसके साथ ही जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।